एवरीवन, वेलकम टू एसेट बी चैनल। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के साइंस बुक से चैप्टर 1 को, जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमारे आसपास चारों तरफ जो भी मैटर है उस पर हम लोग इस लेसन में अच्छे से रीड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम अपने चारों तरफ एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। अलग अलग प्रकार के शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग आकृति के हमें अपने चारों तरफ बहुत सारी विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखने को मिलता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। तो देखिए, जो कुछ भी हमारा यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है ना, वो सब जो है किससे बना हुआ है? मटेरियल से बना हुआ है। और साइंटिस्ट लोग इसको मैटर यानी पदार्थ का नाम दिया है। द एयर वी ब्रीथ, जो हम हवा सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, जो हम लोग खाना खाते हैं। स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। यानी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो स्टोन्स हो, चाहे वो सांस लेने वाली हवा हो, या जो खाना हम लोग खाते हैं, या फिर कोई स्टार्स हो, प्लेनेट हो, एनीथिंग, एक छोटी सी पानी की बूंद से लेके बालू के छोटे कण तक, वो सभी क्या है? मैटर है। क्लियर है? We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy a space and have mass। तो हम लोग ये सारी चीज़ें जो भी मैटर अभी समझे कि जिसको मैटर कहते हैं, उन सभी चीज़ों को अगर देखें तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि जो मैटर होता है ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी वो स्पेस लेता है, और साथ ही साथ उनमें मास भी होता है, उनमें वजन होता है, भार होता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में कहें तो दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। उनके पास ये दोनों चीज़ें होती हैं, वॉल्यूम भी होता है और मास भी होता है। मास मीन्स वेट, वजन, और वॉल्यूम मीन्स क्या होता है कि वो कितनी दूर तक फैला हुआ है, उसका साइज क्या है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दियर सराउंडिंग्स। और प्राचीन समय से ही ना, जो ह्यूमन बींग्स रही है, मानव जाति रही है, वो अपने आसपास की चीज़ों को कोशिश करती आई है अंडरस्टैंड करने की, समझने की। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंचतत्व, अर्थ, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो देखिए, जो प्राचीन समय के जो इंडियन फिलोसफर है, फिलोसफर मीन्स क्या होता है कि ऐसे लोग जो केवल बहुत ज़्यादा गंभीर सोचते हों। तो जो ये दार्शनिक और जो सोचने वाले जो व्यक्ति थे हमारे इंडिया के प्राचीनतम, उन लोगों ने क्लासिफाइड किया मैटर को, बताया है। क्या बताया है कि ये जो मैटर होता है ना, कोई भी मैटर, वो पंच तत्व से यानी 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कौन से वो एलिमेंट्स हैं? एयर है, अर्थ है, फायर, स्काई एंड वाटर, पृथ्वी, और ये हवा, आग, आकाश और पानी। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो उनके हिसाब से, यानी इंडियन जो अर्लियर इंडियन फिलोसफर है, उनके हिसाब से भाई सभी मैटर जो है इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और केवल हमारे देश के नहीं, जो ग्रीक के भी फिलोसफर थे, उन लोगों ने भी इस क्लासिफिकेशन के जो मैटर का क्लासिफिकेशन है उससे सिमिलर ही अपने क्लासिफिकेशन दिए हैं, यानी उनका भी बिल्कुल यही मानना था। Modern day scientists have involved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक युग है, तो आज के वैज्ञानिकों का मानना है, और उन्होंने मैटर को इस तरह क्लासीफाई किया है भाई कि उनके अंदर 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, दूसरा उनका केमिकल नेचर होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे किस पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग रीड करेंगे, और आने वाले चैप्टरों में हम लोग केमिकल एस्पेक्ट के बारे में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1.1 पहले मिल गया हमें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी किसी पदार्थ का फिजिकल नेचर कैसा होता है। तो उसके नेचर को जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि भाई मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है ना, वो पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये कैसे सिद्ध हुआ? सोचने से तो काम होता नहीं। तो फिर देखिए क्या किया गया। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। 2 स्कूल जो है प्रारंभिक दौर पे इस पदार्थ के नेचर के बारे में सोचना शुरू किए। वन स्कूल बिलीव्ड, एक स्कूल विश्वास करता था भाई कि जो मैटर है ना, वो कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एरियाज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। तो एक स्कूल का मानना था कि जैसे लकड़ी है, इस तरह के पदार्थ ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है कोई भी मैटर। और जो दूसरे स्कूल का जो थॉट था वो क्या था कि भाई जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बनकर बना हुआ है, जैसे कि सैंड।
लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट। तो चलिए हम लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे, देखेंगे अभी आगे चल के जो दिया है आपकी बुक में, और समझेंगे कि क्या कारण है और क्या चीज़ है, ये सही है कि नहीं, कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है कि नहीं, है कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। एक्टिविटी दिया है, कह रहा है कि आप 100 ml का एक बीकर लीजिए, उसमें जो है आधा पानी भर दीजिए, ठीक है। उसमें नमक या चीनी जो घुलने लायक हो वो आप घुलाइए, और गिलास में राउंड डाल के कोई छड़ चम्मच डाल के उसको गोल गोल घुमाइए, जिससे वो जल्दी से घुल जाए उसमें, ठीक है। फिर ऐसा करने से क्या होता है, आप देखेंगे कि साल्ट या फिर जो शुगर था वो क्या हो गया, गायब हो गया। कहाँ चला गया वो, वेयर डज इज डिसअपेयर, कहाँ गायब हो गया, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी का जो क्या कहते हैं कि लेवल था वो चेंज हुआ। आज समझ में कि नहीं, चलिए फिर समझते हैं। एक बीकर ले लीजिए आप, उसमें पानी आधा भर लीजिए, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए कि भाई जितना ये पानी है ना, जितनी मात्रा है इस पानी की ना, उसमें क्या है कि आपने अलग से चीनी या नमक डाल दिया है ना। जैसे ही नमक चीनी ऐड किया तो कुछ समय बाद नमक या चीनी नीचे बैठेगा, फिर उसके बाद वो उसी में घुल जाएगा। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि भाई ये जो हमने चीनी या नमक मिलाया है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो कहाँ गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो गायब हो गया है, इसमें जुड़ गया है, इसमें ही है, घुल गया है, तो क्या इसका वाटर का जो हमने आधा बीकर पानी लिया था उसके लेवल में कोई अंतर आया, क्या वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा, मतलब जो भी इसकी जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो लेयर है, लेवल है पानी का, क्या वो थोड़ा बहुत ऊपर आया। अगर नहीं आया तो फिर वो नमक या चीनी कहाँ गया। तो इससे ही हम पता कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिकल से, इस एक्टिविटी से हम क्या समझते हैं भाई, कि व्हेन वी डिजॉल्व वाट साल्ट इन वाटर, जब हम पानी में नमक को घोलते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो पानी के बीच में, पानी के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो जगह है ना, उसी में जाके ये नमक और चीनी के जो हमने पार्टिकल्स डाले वो जाके उसी में बैठ जाते हैं या मिल जाते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो इससे पता चलता है क्या, कि भाई मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है कोई भी मैटर। अब इसके लिए भाई अब ये तो पता चल गया कि जो मैटर है ना वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो अब ये बताइए कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, ये जो कण हैं पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये कितने स्मॉल होते हैं, क्या इसकी कोई गणना है कि ये कितने छोटे हो सकते हैं। तो इसके लिए चलिए कुछ एक्टिविटी दिया है, जैसे कह रहा है टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। यानी 2-3 क्रिस्टल आपको पोटेशियम परमैंगनेट के लेने हैं, 100 ml के बॉटल में इसको घोल बना देनी है। तो चलिए देखिए कुछ इस तरह से 100 ml के आपने कई बीकर ले लिए, ठीक है। इसमें आपने 100 ml जो है पानी जो है इसमें भर लिया। उसके बाद इसमें 2-4 बूंदे, मान लीजिए ये पहले फ्रेश था, इसमें 2-4 बूंदे आपने किसकी मिला दी, पोटेशियम परमैंगनेट की। तो पानी में मिलाते ही वो गुलाबी कलर का हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो फिर इसमें से फिर क्या करना है आपको ना, थोड़ा सा उठाइए इसके बीकर की सहायता से, और थोड़ा सा इसका घोल दूसरे वाले 100 ml फ्रेश वाटर में मिला दीजिए। फिर इसका उठाइए 10 ml सॉरी, उसको नेक्स्ट वाले साफ पानी में 100 ml के बीकर में मिला दीजिए। इस तरह से आप मिलाते जाइए, आप 1 2 3 4 स्टेप करते जाएंगे, और आप देखते जाएंगे कि सभी में जो पानी की बूंदें हैं ना, जो पानी का कलर है ना, वो बिल्कुल पिंक पिंक हो रहा है। यानी इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है भाई कि एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डिल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट, इट इज़ स्टिल विजिबल। तो हमें बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं कि भाई जो ये पार्टिकल्स होता है ना, ये जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं। यदि ऐसे सोचिए कि यदि कोई, अगर ये बड़ा पार्टिकल होता तो मैक्सिमम क्या होता है, इसी बीकर में रह जाता है, इसमें तो आता ही नहीं, है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हर बीकर में उसी का कलर मिलता जा रहा है, यानी इतने छोटे छोटे हैं कि हम 5-6 बार बीकर्स में बदलने के बाद भी उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसे ये प्रूफ हो जाता है। तो हम लोगों ने भाई इस एक्सपेरिमेंट से जाना कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यानी पार्टिकल जो मैटर के होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और वो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर हैं, यानी हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि वो कितने छोटे हैं। 1.2 एक्टिविटीज़ में हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कोई भी मैटर का पार्टिकल्स है, अभी तो क्यों हम लोग को पता करना था कि भाई कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये पता चल गया कि बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या पता करना है भाई, कि जो पार्टिकल्स मैटर का है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनके बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये कैसे पता करेंगे हम लोग। देखिए इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी saw the particles of sugar, salt, detol और potassium permanganate
मैटर गॉट इवेंटुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। तो ये कह रहा है कि अभी हम लोगों ने जो भी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ देखी है 1.1 और 1.2 में, उसमें हम लोगों ने देखा कि शुगर, साल्ट, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट की जो भी कुछ इसके जो भी हम लोग पार्टिकल्स वाटर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये क्या होता है, वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। तो वो गायब कहाँ हो जा रहे हैं जब। और दूसरी चीज़, पानी में हम लोगों ने चीनी नमक घोल बनाया, तो पानी का लेवल तो बढ़ना चाहिए ना। यदि कोई अलग से अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता पानी के, तो पार्टिकल्स एक पर एक जाके टिक जाते और इस तरह से पानी का लेवल बढ़ जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो फिर पार्टिकल्स गए कहाँ। पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में जाके स्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पता चलता है हमें कि भाई जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस भी होता है, दे ऑक्यूपाई स्पेस। 1.2.2 में हम लोग देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। क्या ऐसा भी होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक एक्टिविटी दी हुई है कि पुट एन अनटिल इंटेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू नियर इट सो गेट इट स्मेल, नाउ लाइट द इंक्रीज स्टिक, व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल, स्टिक डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यानी कोई आप खुशबूदार स्टिक को किसी कॉर्नर में क्लास के रख दीजिए, फिर आप उसको सूंघिए भाई कहाँ आ रही खुशबू की नहीं, फिर उसको थोड़ा उसके स्थान को चेंज करिए या आप उसके पास चले जाइए, फिर आप ये महसूस करिए कि आपको सुगंध पहले से ज़्यादा आ रही है कि कम आ रही। इससे इस तरह से ऑब्जर्वेशन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो पार्टिकल्स हैं ना वो हमेशा मूव करते रहते हैं। इसके लिए एक और एक्टिविटी दी रखी है, जैसे कि टेक 2 ग्लासेस ऑफ बीकर फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरा हुआ 2 ग्लास बीकर ले लीजिए आप, इसमें कुछ बूंदे स्याही की या ब्लू या फिर रेड इंक की डालिए। ठीक है, फिर डालेंगे आप धीरे धीरे देखिए, या फिर इसके स्थान पर आप हनी भी ले सकते हैं बिल्कुल इसी तरह सेम बीकर में। और आप देखेंगे भाई इन दोनों को कि कैसे ये जैसे ही आप उसमें बूंदे डालते हैं वो किस तरह से मूव करती हुई पूरे पानी में धीरे 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 घुलने लगती हैं। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि भाई पार्टिकल्स जो है मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये समझना है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एक्टिविटी 1.5 में ये कह रहा है कि भाई जो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट का है ना या पोटेशियम परमैंगनेट का, इसको आप एक गिलास में गर्म पानी में और दूसरे में ठंडे पानी में मिला के रखिए। ठीक है, तो आप हिलाइए मत उस सॉल्यूशन को, डू नॉट स्टीर। ठीक है, हिलाइए नहीं, आप बस देखिए कि उसमें क्रिस्टल की बूंदें डालने पे कॉपर सल्फेट की या फिर पोटेशियम परमैंगनेट की किस में जल्दी से घुलती हैं। क्या गर्म वाले टेम्परेचर वाले ग्लास में जल्दी घुलती हैं या फिर ठंडे ग्लास वाले में ज़्यादा जल्दी घुलती हैं। तो इन सभी प्रकार के 3 एक्टिविटीज जो ऊपर अभी हम लोगों ने देखा, इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उनको जो ये एनर्जी होती है उनके अंदर मूव करने की, उसी को क्या कहते हैं, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी से आप लोग इसको समझते चलिए, आगे चल के क्वेश्चन लगाने में हम लोगों को बहुत ही ईजी पड़ेगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ द, हाँ बिल्कुल, इट इज़ द एनर्जी दे प्रोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। यानी हमें ये कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनर्जी इन विच पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं मैटर के मूव करते रहते हैं जिस भी एनर्जी से, उसे ही काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। किसका, उस पार्टिकल्स का। ठीक है, एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर। हम लोगों ने भी प्रैक्टिकल में एक्टिविटी में करके देखा कि टेम्परेचर जैसे ही राइज होता है, ज़्यादा होता है, बढ़ता है, उसके पार्टिकल्स और भी ज़्यादा तेज़ी से फास्ट तरीके से मूव करने लगते हैं। जैसे कभी आप लोगों ने पानी को उबलते हुए देखा है ना, जितना ज़्यादा हीट होता है वो उसमें उसके पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारे बर्तन की दीवारों पर आकर टकराते हैं और वो बॉयल होने लगता है। So we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज करें दे अगर हम, तो फिर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वह भी जो है इंक्रीज हो जाएगी। In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermixing on their own with each other। हम लोगों ने अभी जितने भी एक्टिविटीज़ देखे हम लोगों ने देखा कि भाई जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं और एक दूसरे में जाके घुल जा रहे हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं, इसलिए घुल जा रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है, गैप होता है, स्पेसेस होते हैं, तो एक दूसरे में के पार्टिकल्स उसी में जाके बैठ जाते हैं।
दिस intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। इसे याद रखेंगे हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। व्हाट इज डिफ्यूजन? तो हम लोग डिफ्यूजन को लिख सकते हैं कि व्हेन टू और मोर पार्टिकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इंटरमिक्सिंग इन ईच अदर आर कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी जब कोई दो या दो से अधिक प्रकार के मैटर के पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, दिखाई नहीं देते, तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। व्हाई डज दिस हैपन? तो देखिए, हमने यह भी महसूस किया कि जैसे हीट ज़्यादा होती है तो डिफ्यूजन यानी घुलना मिलना ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि गर्म करने पे इंटरमिक्सिंग यानी डिफ्यूजन ज़्यादा फास्ट होने लगता है? तो इसके लिए कुछ एक्टिविटी दी हुई है, इसे ध्यान से समझिए आप लोग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी हम लोग ये समझ सकते हैं अभी इस एक्टिविटी से कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए होते हैं, अपने तरफ आकर्षित किए होते हैं, खींचे हुए रहते हैं। सपोज करिए एक्टिविटी दिया है, प्ले दिस गेम, इस गेम को खेलिए। इन द फील्ड मेक 4 ग्रुप्स ऑफ फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। आपको 4 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, ह्यूमन के, मानवों के, आदमियों के, किसी के भी 4 ग्रुप बनाने हैं आपको। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या करना है? शुड ईच अदर फॉर्म द बैक टू लॉक आर्म्स लाइक इंडो मुस्लिम डांसर। तो देखिए, ये जो इंडो मुस्लिम डांसर के लोग खड़े हैं ना, ये वुमेन खड़ी है ना, ये देखिए किस तरह से एक दूसरे के हाथों को किस तरह से पीछे बैक साइड से ले जाके एक दूसरे को पकड़ी हुई हैं। तो ये इस तरह का पोजीशन आपको ग्रुप बनाना है ह्यूमन का। दूसरा क्या बनाना है आपको? द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड्स हैंड फ्रॉम ए ह्यूमन चैन। और दूसरे प्रकार के ग्रुप में आपको इस तरह से हाथ नहीं रखना है, बल्कि केवल हाथों से हाथ को कनेक्ट करके रखना है। ध्यान से समझिएगा, पहला आपको 4 ग्रुप बनाने हैं ह्यूमन के। पहले ग्रुप में उनको इस तरह से चिपका के खड़ा कर दीजिए, दूसरे वाले में हाथों को हाथों से मिला के खड़ा कर दीजिए, पकड़ने को कह दीजिए। थर्ड में क्या करना है आपको कि एक चैन ऐसा बनाइए जिसमें केवल फिंगर टिप्स, केवल उनकी अंगुलियां ही एक दूसरे की अंगुलियों में फंसी हुई हों। तो फिर नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाई वन इनटू एज मेनी ग्रुप्स एज पॉसिबल। तो देखिए, फिर जब ये छोटे छोटे जो चौथा ग्रुप बचा, वो फिर इन सब के पास जाएगा, इन सबको धक्का देके हाथ को तोड़ने की, मतलब छुड़ाने की प्रयास करेगा। तो आप बताइए कि किस में सबसे कम बल लगेगा छुड़ाने में और किस में सबसे ज़्यादा लगेगा? तो आप कहेंगे इसमें सबसे ज़्यादा लगेगा। और सबसे कम किस में लगेगा? जिसमें केवल फिंगर टिप्स यूज किए गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि जो ये पार्टिकल्स है आपके मैटर का, वो एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और क्या पता करना है इस एक्टिविटी से? विच ग्रुप वाज इजीएस्ट टू ब्रेक वाई। तो सबसे आसान कौन से ग्रुप को आप तोड़ सकते हैं और क्यों तोड़ सकते हैं, क्यों आसान है, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करके हमें महसूस करनी है और समझनी है। तो यदि हम ये समझें कि इफ़ वी कंसिडर्ड ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो यदि हम ये लोग खड़ी थी, तो इनको अगर हम लोग पार्टिकल समझें, तो ये बताइए कि किस पार्टिकल में सबसे ज़्यादा एक दूसरे को पकड़े रहने का कैपेबिलिटी है। तो एक और एक्टिविटी, ये तो सामान्य एक्टिविटी थी, एक और एक्टिविटी है जिसके समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे टेक एन आयरन नेल, एक लोहे की कील लीजिए, ए पीस ऑफ चाक एंड ए रबर बैंड, और एक पीस चाक ले लीजिए और एक रबर बैंड ले लीजिए। इन तीनों को ब्रेकिंग करने की कोशिश करिए, हैमरिंग करने की कोशिश करिए, कटिंग करने की कोशिश करिए, स्ट्रेचिंग तक खींचने की कोशिश करिए। इन सभी प्रकार की क्रियाओं को कोशिश करने पे इन तीनों में in which of the above 3 substance do you think the particles are held together with a greater force। तो आप समझ सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि नेल के जो ये आयरन की जो कील थी, इसको तोड़ने में आसानी है कि जो पीसेस ऑफ चाक थे वो उसको तोड़ने में आसानी है, या फिर रबर बैंड को तोड़ने में ज़्यादा आसानी है। तो सबसे ज़्यादा कठिन हमें क्या लगेगा? आयरन की नेल को तोड़ना या कट करना है, उसको स्ट्रेच करना है या हैमरिंग करने में। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के, वो ग्रेटर फोर्स पे एक दूसरे को अट्रैक्ट किए होते हैं। टेक सम वाटर इन कंटेनर, ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। तो चलिए, एक और एक्टिविटी दी हुई है कि कंटेनर में आप पानी लीजिए और पानी का जो ऊपर का सरफेस होता है उसमें आप अपने उंगलियों से कट करिए। कट करने का मतलब उसको अलग करने की कोशिश करिए। वेयर यू एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वाटर। तो क्या आप ऐसा करने में समर्थ होते हैं? या फिर व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। या फिर वो कौन सा रीज़न है भाई कि जो हम लोग जैसे ही उसको कट करते हैं ऐसे पानी में हाथ डाल के, वैसे फिर से पानी हो जाता है। तो उसको ये सब मेंटेन बनाए रखने के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कौन सा रीजन है बिहाइंड इसके?
तो इन तीन एक्टिविटीज़ से हम लोग यह समझ गए भाई कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, वो फोर्स अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम, एक दूसरे के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स अट्रैक्ट काम करता रहता है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, और यही फोर्स है कि पार्टिकल्स को टुगेदर साथ साथ बनाए रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, और यह जो काइंड ऑफ हम लोगों ने भी देखा, अट्रैक्शन जो देखा, स्ट्रेंथ जो देखा किसी भी पार्टिकल्स का, वो फोर्स अट्रैक्शन जो है ना, उसे फोर्स अट्रैक्शन कहते हैं। वो जो है वेरीज होता है, अलग अलग होता है अलग अलग प्रकार के पदार्थों में, जैसे कि रबड़ में अलग है और आयरन की नील में अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब तो आपको बहुत इजी लग रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से कौन सा मैटर है? तो यू कैन से एवरीथिंग लाइक चेयर, एयर एंड आलमंड्स, लेमन, वाटर, बस स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने से समझ सकते हैं। गिव रीजन वाई द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये सब हम लोग बाद में करेंगे, पहले चलते हैं थ्योरी की तरफ। 1.3 में है कि स्टेट ऑफ मैटर, यानी किसी मैटर के कितने स्टेट होते हैं, वो कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग तो जानते हैं 3 प्रकार के हम लोग देखते हैं, कौन कौन से? सॉलिड देखते हैं, या फिर लिक्विड, या फिर गैस के फॉर्म में देखते हैं। तो दीज स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन द चार्क्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस के 3 फॉर्म हमें देखने को इसलिए मिलते हैं क्योंकि उस मैटर में बहुत से वेरिएशन देखने को मिलते हैं, उसके चार्क्टरिस्टिक्स में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। इसलिए हमें कुछ चीज़ें सॉलिड दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें गैस दिखाई देती हैं और कुछ लिक्विड दिखाई देती हैं। तो सॉलिड स्टेट होने के लिए क्या कंडीशन होती है और कैसे होता है, तो इसके बारे में एक्टिविटी दी हुई है भाई कि कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, जैसे कि आपको एक पेन की ज़रूरत है, एक बुक, एक नीडल और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक। तो इन सबको स्केच करिए आप शेप ऑफ द एबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। पेंसिल की सहायता से इन सबको अपने पेज पे, बुक पे, कॉपी पे रख के इनको स्केच करिए, यानी इनकी डिज़ाइन को बनाइए। फिर क्या करना है? डू ऑल दीज हैव द डिफिनिट शेप, तो आपको पता चलेगा कि क्या तीनों पार्टिकल्स तो सॉलिड तो हैं, लेकिन क्या तीनों के शेप सेम है? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वैल्यूम, और आप ये भी देखेंगे कि भाई इनके बाउंड्रीज भी अलग अलग हैं और इनका वैल्यूम भी अलग अलग आ रहा है। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, क्या होगा यदि जब इनको हैमर कर दिया जाए, खींच दिया जाए या फिर ड्रॉप कर दिया जाए? आर दिज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या एक दूसरे में आके मिल जाएंगे ये? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम, और दूसरी चीज़ ये कि क्या आप इनमें फोर्स क्रिएट करके एक दूसरे के साथ इस तरह के सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? तो आपको पता चलेगा कि नहीं, बिल्कुल ये सब नहीं हो सकता है। तो इन सभी बातों से हम क्या समझते हैं भाई कि ऑल द एबव एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, ये सब सॉलिड के जो एग्जांपल हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वैल्यू। हम लोगों ने देखा कि इन सबके अपने अलग अलग भले ही है, लेकिन सबके अपने अपने बाउंड्रीज हैं और इनके फिक्स्ड वैल्यूम्स हैं और इनके फिक्स्ड शेप है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दैट इज हैव नेगलिजिबल compressibility, solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। तो देखिए सॉलिड के पास ना एक टेंडेंसी होती है, उसकी क्षमता होती है कि वो अपना मेंटेन करके रखता है अपने शेप को किसी भी आउटसाइड से मिलने वाले फोर्स से। सॉलिड को आप गिरा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ऊपर से लकड़ी गिरा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका शेप बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, वो अपना शेप मेंटेन कर लेता है, उसके अंदर ऐसी टेंडेंसी पाई जाती है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। देखिए जो सॉलिड होते हैं उनको ब्रेक किया जा सकता है उनके अंदर फोर्स क्रिएट करके, लेकिन जो इनके जो शेप है ना, उसको बनाना बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, रबर बैंड के साथ क्या होगा? कैन इट चेंज इट शेप और स्ट्रेचिंग, इट इज़ ए सॉलिड। देखिए रबर बैंड तो क्या होता है कि एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड कैटेगरी में आता है, तो फिर क्या इसको शेप को स्ट्रेच करके हम चेंज कर सकते हैं? क्या पता चलता है हमको? व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट, नमक चीनी के लिए क्या पता चलता है? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। तो देखिए जो ये शुगर है, साल्ट है, सब हम लोग किसी जार में भर देते हैं, किसी बर्तन में भर देते हैं, तो ये उसी शेप की दिखाई देने लगती है, तो क्या ये सॉलिड है? व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज, इट इज़ सॉलिड एट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इनको अलग अलग जगहों पे हम लोग कंप्रेस कर पा रहे हैं, तो भी ये सॉलिड है, तो क्यों है? तो ऑल द एबव आर सॉलिड है, ये ऊपर सभी सॉलिड है। ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिजेन्स द सेम शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव। तो देखिए जो रबड़ है ना,
वो अपना शेप और जो उसका सेम है जो शेप है वो चेंज तो हो सकता है फोर्स के अंडर, लेकिन जैसे फोर्स रिमूव्ड होगा वैसे वो अपने पुनः प्रारंभिक शेप में आ जाएगा। इट इज किसी फोर्स इज अप्लाइड इट्स ब्रेक, और ये भी हो सकता है भाई इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए तो यह ब्रेक हो सकता है। The shape of each individual sugar or salt crystal remain fixed. Whatever we take it in our hand, put in the plate or in a jar. तो जो देखिए जो शेप होता है इंडिविजुअल चीज़ों का, जैसे शुगर या फिर साल्ट का, इनके क्रिस्टल का जो है ना ये फिक्स्ड होता है। चाहे इसको हम अपने हाथों में ले लें, चाहे इसको किसी प्लेट में रख लें, चाहे किसी जार में रख लें। A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. और इस तरह से किसी भी जगहों पर अगर हम उसको दबाए रखेंगे होल्स को तो उसमें एयर ट्रैप कर जाता है, और ऐसा करने से क्या होता है कि हम उसको कंप्रेस करने में सफल हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में या दूसरी चीज़ों को परिवर्तित कर पाते हैं। 1.3.2 का जो हेडिंग है वो लिक्विड स्टेट, यानी पहला तो हम लोग पढ़ लिए सॉलिड स्टेट और सेकंड है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या कंडीशंस होती हैं, तो देखिए वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, ए कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ को आप कलेक्ट करिए। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट ए 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। तो देखिए कंटेनर्स में 50 ml का एक चिन्ह लगाइए और वहाँ तक उसको भरना है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। तो आप 50 ml भर लिए उसमें बीकर में, ठीक है। अब उसको आप क्या करें, ज़मीन पे गिरा दीजिए। तो आप क्या देखेंगे क्या हो रहा है, इफ दिस लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, क्या वो फैल गए। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। तो आप फिर वो जो गिर गए ना सब उसमें के जो मटेरियल थे, चाहे आप वाटर लिए हो चाहे कुकिंग ऑयल, तो उसको फिर उठा के भरना शुरू करिए उसी बीकर में, ठीक है, 50 ml के बीकर में। तो क्या आप क्या पाएंगे, क्या उनका जो जितना आप उसको उठा पाए हैं ज़मीन से गिरा हुआ, तो क्या जो बीकर है उसमें 50 ml आ गया, क्या वो रिमेन सेम है, सही है, उतना है। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम, क्या लिक्विड का शेप सेम रहता है बीकर में, बर्तन में। व्हेन यू pour the liquid from one container into another does it flow easily, यह बहुत आसानी से जो है फैलने लगता है। तो वी ऑब्जर्व दैट, हम लोगों ने देखा कि भाई जो लिक्विड्स है नो फिक्स शेप, जो लिक्विड होता है ना उसका शेप फिक्स नहीं होता। आप पानी को 100 ml में रखेंगे तो 100 ml की तरह दिखेगा, ज़मीन पे गिरा देंगे तो ढेर दूर तक फैल जाएगा, तो है ना उसका कोई शेप नहीं है और फिक्स्ड वैल्यूम, और लेकिन उसका जो वैल्यूम है ना वो फिक्स्ड है, मतलब उसकी जो वैल्यूम है आयतन है कि वो कितना है वो फिक्स्ड है, लेकिन उसका शेप फिक्स्ड नहीं है, है ना। क्लियर है आप लोगों को। अब 1 लीटर पानी आपने लिया है किसी डब्बे में रखा है तो 1 लीटर ही पानी है ना। उसका शेप अभी बॉटल में कुछ और है, उसको कहीं अगर ज़मीन में गड्ढे में गिरा देंगे तो उसका कुछ शेप और हो जाएगा, लेकिन पानी तो उतना ही रहेगा। तो यानी उसका जो वैल्यूम है ना वो फिक्स्ड है, बट शेप उसका फिक्स्ड नहीं है। किसमें, ये हम लोग लिक्विड स्टेट पढ़ रहे हैं। जबकि सॉलिड में क्या होता था कि उसका शेप और वैल्यूम दोनों फिक्स्ड होता था। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिसमें रखो उसी का शेप ले लेते हैं। लिक्विड्स फ्लो द चेन शेप सो दैट दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो इसलिए लिक्विड का जो है ना वो शेप जो है ना चेंज होता रहता है, फ्लो होता रहता है, उसमें वो बहता है हमेशा। जहाँ भी आप उसको लिक्विड को रखेंगे वो उसका काम क्या होता है, फ्लो होना, बहना, इसका शेप चेंज होता रहता है। तो 1.4 1.5 एक्टिविटीज से हम लोग ये देख रहे हैं भाई कि सॉलिड और लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, दीज गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। और बहुत सारे गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एडुकेट एनिमल एंड प्लांट्स। और इस यही कारण है कि ऑक्सीजन हमें पानी में भी मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है, जिससे कि पौधों को और जानवरों को बड़ा आसानी होता है। ये गैसेज जो ऐसी होती हैं कि जो वाटर में भी डिजॉल्व हो जाती हैं। आल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए जितने भी जीवित चीज़ें हैं सबको क्या क्रिएचर्स हैं सबको ज़रूरत है सांस लेने की, ठीक है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल हैं यानी पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो सांस कैसे ले पाते हैं पानी में, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उपस्थित होता है प्रेजेंस डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुला हुआ ऑक्सीजन पानी में, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे गैस भी होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, ऑक्सीजन घुल जाता है। Thus we may conclude the solids, liquid and gas can diffuse into liquids। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं भाई कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है ये तीनों जो है ना डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड्स में। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड। तो देखिए सॉलिड की तुलना में जो लिक्विड है ना उसका जो डिफ्यूज़न का रेट है ना वो ज़्यादा हाई है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट
in the liquid state, particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड में तो जो होते हैं पार्टिकल्स वो नज़दीक होते हैं काफ़ी, तो एक दूसरे में डिफ्यूज़ होने में दो सॉलिड को आपस में मिलाने में समय लग सकता है। लेकिन जो लिक्विड होती है ना, वो जल्दी तेज़ी से, बहुत से तेज़ी से हायर रेट पे जो है एक दूसरे से सॉलिड की तुलना में मिल जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। थर्ड नंबर है आपका द गैसियस स्टेट, यानी जो तीसरा स्टेट है किसी भी पार्टिकल का, वो क्या होता है, गैसियस स्टेट होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सॉलिड का वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप जो है डिफरेंट होता है। और फिर ये भी हम लोगों ने जाना भाई, जो डिफ्यूजन है सॉलिड और लिक्विड में कंपेयर करें तो लिक्विड जल्दी से डिफ्यूज़ होता है इन कंपेयर ऑफ सॉलिड, बिकॉज सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास है, उनके बीच में जगह होता है नहीं, तो जल्दी वो घुलते मिलते नहीं। लेकिन जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए उसमें जल्दी घुल जाते हैं। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे द गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फॉर्म ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? कभी आपने महसूस किया भाई कि जो बैलून बेचने वाला है वो एक ही सिलेंडर से कितने नंबर्स यानी बहुत ढेर सारे बैलून जो है भर देता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। तो चलिए उनसे बात करना है हम लोग को कि भाई आप एक सिलेंडर में कितने बैलून्स को भर सकते हैं। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, और उनसे ये भी पूछिए कि आप अपने सिलेंडर में कौन सा गैस लेके रखें। इसको समझने के लिए गैसियस स्टेट को 1.11 दिया हुआ है आपको, इसमें देखना है कि भाई टेक अ 300 ml syringe एंड क्लोज दियर नोजल्स बाय रबर कॉक्स एज शोन फिगर 1.4। ये फिगर है आपका और 1.4 इसमें आपको बताया जा रहा है भाई जो उसकी मुख, ये इंजेक्शन आपको सिरिंज लेनी है, सिरिंज के मुख पे यहाँ पे आपको रबड़ का कॉक लगा देना है और इसमें आपको कुछ गैस खींच लेनी है। इसको पीछे आप खींचेंगे रबड़ को, पिस्टन को, तो आपका इसमें गैस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लगा देनी है, ठीक है, रबड़ लगा देनी है जिससे एयर जो है क्रैश ना हो। फिर सेकेंड टाइम क्या करना है, उसके बाद आपको पिस्टन जो है निकाल लेनी है सिरिंज से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, यू मे अप्लाई सम वेसनल पिस्टन बिफोर इन्वेस्टिंग देम इनटू सिरिंज फॉर द स्मूथ मूवमेंट। तो आप देखेंगे कि भाई जो पिस्टन आप निकाल रहे थे तो एयर जो यहाँ पर ले लिए हैं आप पहले से, यहाँ पर रबड़ लगा दिए हैं, तो ये जो एयर है ना ये धक्का देगा, मतलब बहुत ही कठिनाई के साथ ही आपका पिस्टन जो है बाहर आ पाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है ना कि हम लोगों ने ये देखा कि भाई अगर एक ये हो गया, दूसरा आप ले लीजिए किसी दूसरे पिस्टन में सिरिंज में कुछ चाक ले लीजिए, तीसरे में कुछ वाटर ले लीजिए, ठीक है। अब तीनों को आप दबाइए तो आपको पता चलेगा कि भाई जो गैस है ना वो आसानी से दब रही है, जो लिक्विड है वो थोड़ा उससे ज़्यादा फोर्स ले रही है, और जो सॉलिड है वो सबसे ज़्यादा फोर्स ले रही है कंप्रेस होने में। कंप्रेस होने का मतलब होता है दबना, मिक्स हो जाना, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाना। तो ये सभी चीज़ें एक्टिविटी करने के बाद हम लोगों ने यह देखा कि वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड्स और सॉलिड की तुलना में जो गैसेज होती है ना वो ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है, यानी आसानी से वो दूसरी चीज़ों में भरी जा सकती हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी भी कहते हैं, सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस। तो देखिए जो हम लोग एलपीजी यूज करते हैं या फिर जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं वो सब कंप्रेस्ड गैस होती हैं, उसमें सिलेंडर में कैसे भरी गई उसी तरह से भरी गई, कंप्रेस करके भरी गई। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी से कहते हैं, इज यूज एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। आजकल व्हीकल्स में सीएनजी का गैस जो होता है ना जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, उसका प्रयोग भी किया जा रहा है सिटीज़ में तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई सॉलिड गैस की तुलना, सॉलिड और लिक्विड की तुलना में जो गैस है ना उसको अधिक से अधिक कंप्रेस करके बहुत बड़े वॉल्यूम के ऊपर, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ढेर सारी मात्रा गैसों की हम लोग कंप्रेस करके छोटे छोटे सिलेंडर में ट्रांसपोर्ट आसानी से कर सकते हैं, जबकि जो लिक्विड और सॉलिड है वो उसको कंप्रेस इतना नहीं किया सकता इसकी तुलना में। वी कम टू नो, हम लोग यह जानते हैं, पहले ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नोस्ट्रिल्स। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। तो हम लोग को ये समझना है कि भाई जो पार्टिकल्स हैं, खुशबू आ रही है वो किस तरह से एयर में मिक्स हो रही है, रीच अस एंड इवन फर्दर अवे।
द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जितना देर से सॉलिड और लिक्विड का डिफ्यूजन होता है उसके कंपेयर में जो गैस का स्मेल होता है ना, जो हॉट कुक्ड फूड होती है ना, उसकी जो सुगंध है वो हमारे पास सेकेंड्स में ही आ जाती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। और यही कारण है भाई कि जो गैस होती है ना उसके पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं कि उनमें डिफ्यूजिंग क्या होता है अभी हम लोगों ने जाना कि दो या दो से अधिक जब मटेरियल्स आपस में मिल जाते हैं तो उसे डिफ्यूजिंग कहते हैं, उनका मिल जाना ही डिफ्यूजन कहलाता है। तो हवा में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, बिखरे होते हैं ना, तो उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। तो स्पेस ज़्यादा होगा तो बहुत जल्दी और आसानी से डिफ्यूजन हमें देखने को मिल जाता है। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of container। तो देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के ना, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है मूव करते रहते हैं रैंडमली एक स्थान से दूसरे स्थान पे हाई स्पीड में। और इस रैंडम मूवमेंट के कारण ही ना जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के दीवारों पे जाकर धक्का देते हैं। जैसे किसी सिलेंडर में आप कंटेनर में कोई चीज़ भर दी है, गैस भर दी है, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो जाके किनारे किनारे जो लेवल है, जो वाल्स है सिलेंडर का, कंटेनर का, उसमें जाके वो धक्का देते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। तो यही कारण है कि जैसी गैस बंद हो जाती है ना, भर दी जाती है पूरा सिलेंडर, तो फिर उसमें जब हम उसको दबाते हैं उसके लीकेज पॉइंट को, तो काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी एक्सर्टेड प्रेशर के साथ वो बाहर आती हुई दिखाई देती है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके लिए फोर्स जो होती है ना गैस के पार्टिकल्स, वो पर यूनिट ऑफ वाल्स पे जो है दीवार पे कंटेनर के लगाते रहते हैं, इसलिए वो हमें प्रेशर के साथ दिखाई देते हैं बाहर निकलते हुए। ये है सॉलिड्स जिसके लिए दिखाया गया है कि पार्टिकल्स से कितने नज़दीक हैं। सेकंड है कोसी लिक्विड जिसके पार्टिकल कुछ थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और जो गैस है उसमें देखिए पार्टिकल्स कितने ज़्यादा दूर होते हैं। ओके, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया स्टूडेंट, तो हम अब इस टॉपिक को कवर करेंगे अगले वीडियो में। कैन मैटर चेंज इट स्टेट्स। हम लोगों ने भी देखा मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्या इनके स्टेट को चेंज किया सकता है? क्या लिक्विड को गैस बनाया जा सकता है? क्या गैस को लिक्विड और सॉलिड को लिक्विड या गैस बनाया जा सकता है? क्या इट इज़ पॉसिबल? क्या ये सब संभव है? इस सारी चीज़ों को हम लोग विद द एक्टिविटी समझेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।